Hello and welcome you all to our YouTube channel. This is प्रभात तिवारी and pursuing masters from IIT BHU. तो आज यार अगेन हम लोग स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, अब सीक्वेंस एंड सीरीज यार बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इससे जेईई में क्वेश्चन आते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है तो क्या इससे क्वेश्चन आने के बाद बन जाते हैं क्या? दीज आर द सम काइंड्स ऑफ कॉमन डाउट। तो पहली चीज़ तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि कोई भी टॉपिक यार कम इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर किसी से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है ना, तुम यूनिट का नाम नहीं देखो, उसके अंदर टॉपिक्स देखो कि ये टॉपिक कितने ज़्यादा हैं, वहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं। जब तुम्हारे 30 क्वेश्चन आते थे तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कन्फर्म रहते थे, जबकि बाकी सारे से 1 क्वेश्चन आते थे। लेकिन जब से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तब से हमें 1 क्वेश्चन कम से कम 100% है। तो यार पहली बात तो ये कि अगर तुम्हें ये फिक्स है कि अगर मैं इसको करके जाऊँगा तो 1 क्वेश्चन तो मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन भी कभी कभी मिलता है, वो 2 चैप्टर का कंबाइन फॉर्म रहता है। पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें पूछ देगा आप हार्मोनिक मीन बताओ, ठीक है, रूट का हार्मोनिक मीन बताइए। तो इस तरह से करके तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात क्या है इस चैप्टर की कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी ऐसे लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन आते हैं, केक वर्क बिल्कुल, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। एन में क्वेश्चन आता है और बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट एन का वैल्यू 1 या 2 पुट करके डायरेक्टली ऑप्शन चेक कर देते हैं। तो इसका अगर तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारा अगर नसीब अच्छा हुआ तो तुम्हें 30 सेकेंड का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा एंड यू विल बी डेफिनेटली गेट अ 4 मार्क्स, राइट। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो कि एन के वैल्यू रखने से आ जाते हैं आंसर। दूसरी बात कि इसमें जो भी क्वेश्चन होगा जनरलाइज वे में रहता है, तुम्हें चीज़ें समझ में आती है कि अच्छा 10 टर्म का सम इतना गिवन है, 20 टर्म का सम इतना गिवन है, और ये सारी चीज़ें तुम कर पाते हो एग्जाम में जाकर के। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहली चीज़ कि यार सीक्वेंस एंड सीरीज है, इसमें क्या पढ़ते क्या है, ये सारी चीज़ें भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला बात ये कि इसका जो टॉपिक का नाम है ये सीक्वेंस रहा है और ये रहा सीरीज, ये दोनों क्या होते हैं। तो हमें बचपन से आदत है यार कि जैसे हम लोग पजल्स टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तुमसे मैं पूछूं कि इसके बाद क्या आएगा तो तुम बोलोगे कि सर एक पैटर्न दिख रहा है, 3 2 ज़्यादा हो गया 5, देन 2 मोर हो गया 7, देन यहाँ मस्ट भी 9 आएगा। रेलवे में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, हमें पजल्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये होगा 2 4 8 16 32 डॉट डॉट करके यहाँ क्या आएगा तो तुम देख रहे हो कि इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब कि नेक्स्ट का 2 टाइम्स करोगे तो 64 यहाँ पे आएगा। हम तो बहुत टफ यार पजल देखते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस 1। तुम देखते हो ना, अगर तुम पजल देखते होगे तो अजीब अजीब चीज़ें रहती है, इस तरह से रहता है, यहाँ कुछ लिख देगा, यहाँ कुछ लिख देगा, यहाँ कुछ होगा और यहाँ पूछेगा। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ टाइप्स ऑफ पैटर्न। ठीक है, एक पैटर्न होता है, तुम करते क्या हो, तुम एक सीक्वेंस ढूंढते हो, है ना। सीक्वेंस अगर हमें मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टर्म को बता सकते हैं। और सीरीज क्या होता है? सीरीज इज द सम ऑफ दैट सीक्वेंस। ध्यान रखना, सीरीज का मतलब होता है सम। ठीक है, यानी इसमें हम सीक्वेंस भी देखेंगे और उनका सम भी देखेंगे। सीरीज का मतलब बहुत लोगों को पता लगता है कि लंबा लिख दो तो सीरीज हो गया ना, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, और इस सीक्वेंस का अगर तुम सम कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस हम देखेंगे वो देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे पहला जो सीक्वेंस देखेंगे वो क्या देखेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमें 5 टाइप के सीक्वेंस मेनली इसमें पढ़ने हैं। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बाद एक पढ़ेंगे डिफरेंस इन एन, देखते हैं कि डिफरेंस कर करके कैसे आंसर लाएंगे। फिर एक एजीपी सीरीज पढ़ेंगे जहाँ की एपी और जीपी मिक्स होगा, और फिर एक स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे। यानी 6 टाइप्स की सीरीज हमको पढ़नी है, 6 डिफरेंट टाइप के सम हम कैलकुलेट करेंगे। बट ध्यान ये रखना कि मेजर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो एपी और जीपी से ही आते हैं। मेजर क्वेश्चन 60 to 70% क्वेश्चन एपी और जीपी से आते हैं, और इस वजह से हम जो एपी को कवर करेंगे मिनिमम 2 लेक्चर। ठीक है, मिनिमम 2 लेक्चर लेंगे, क्योंकि एपी एक लेक्चर की चीज़ नहीं है। और एक बार जब एपी में थोड़ा सा तुम्हारा बेस मजबूत हो गया ना, फिर जीपी एसपी और बाकी सारी चीज़ें 10-10 15-15 मिनट के टॉपिक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो तुम लोग 10th में इसको यार पढ़े होगे कि ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसी सीरीज जिसमें कि हर एक किसी भी 2 एडजेसेंट टर्म के बीच में गैप क्या हो? फिक्स हो। किसी भी 2 एडजेसेंट, ध्यान रखना, एडजेसेंट और कोई भी 2, किसी भी 2 एडजेसेंट टर्म के बीच में अगर गैप सेम होगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एनी 2 एडजेसेंट टर्म इज सेम, देन इट इज नोन एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल पे अगर हम देखें तो ये क्या हुआ? 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन।
अब तुम देखो किसी भी दो टर्म को देखो, इसके बीच में गैप कितना है 4, इसके बीच में गैप कितना है 4, इसके बीच में गैप कितना है 4, इसके बीच में गैप कितना है 4। इट मीन एनी टू एडजेसेंट टर्म। किसी ने कहा कि ना सर मैं तो यहाँ वाला दोनों लूंगा, ले लेना, यहाँ पे गैप कितना दिखेगा 4 ही दिखेगा, राइट। यानी अगर किसी भी दो टर्म के बीच में अगर डिफरेंस सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। इन किसी भी दो टर्म के बीच में गैप कितना है 2 का है, इस वजह से ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा इंक्रीजिंग रहता है ना, डिक्रीजिंग हो सकता है। 100 96 92 88 एंड सो ऑन, ठीक है। 100 96 92 88 एंड सो ऑन। देखो सॉरी, इनके बीच में गैप कितना है 4, इनके बीच में गैप कितना है 4, इनके बीच में गैप कितना है 4, ठीक है। तो तुम पूछ सकते हो कि सर ये प्लस वाला भी 4 बोल रहे हो, माइनस वाला भी। ये हम कॉमन डिफरेंस में देखेंगे कि कब हमें डी को नेगेटिव लेना है, यहाँ जो डी होगा वो डी पॉजिटिव होगा और यहाँ जो डी होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि डी हमेशा क्या करते हैं, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, यानी -4 कर रहे हैं। देख रहे हो, हर इसमें -4 किया तो ये आया, इसमें -4 किया तो ये आया, इसमें -4 किया तो ये आया, इधर क्या था, इसमें 4 ऐड किया तो ये मिला, इसमें 4 ऐड किया तो ये मिला। यानी कि जो एक डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नॉन इंटीजर हो सकता है, नो प्रॉब्लम, राइट। जैसे ये हो सकता है 1 3/2 2 5/2 5/2 3 7/2। देखो इसमें हर एक टर्म में क्या हुआ, इसमें 1/2 ऐड किया तो ये मिल गया, इसमें 1/2 ऐड किया तो ये मिल गया, इसमें 1/2 ऐड किया तो ये मिल गया। यानी कि तुम कहोगे कि जो डिफरेंस होता है वो रूट में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या देखना है कि किसी भी दो टर्म के बीच में गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट तुमसे ये पूछा नहीं जाएगा यार क्वेश्चन में, लेकिन अगर तुम्हें दे दिया कि 3 नंबर ABC AP में है, इसका मतलब ही है कि उनके बीच में गैप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो तुम देख करके पहचान जाओगे कि हर एक टर्म कैसे होगा, एपी में होगा। इस पर तुम्हारा 10 में डिस्कशन हुआ होगा, इस वजह से इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी की, कि एपी अगर होगा यार तो इसमें टर्म क्या क्या यूज होगा। तो इसमें 4 टर्म यूज होते हैं, ए डी एन एंड ए एन, ये 4 टर्म। कुछ लोग इसको TN भी बोलता, ठीक है। ए क्या है, ए है हमारा फर्स्ट टर्म, यानी जहाँ से AP स्टार्ट होगा ये 4 ही चीज़ें आएंगी, इसके अलावा 5वां कभी दिखेगा नहीं, 5वां कभी नहीं दिखेगा। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, बात करेंगे इस पर, अभी बात किया था ना, कॉमन डिफरेंस। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। और AN क्या है, nth टर्म, AN क्या है, nth टर्म, ठीक है। AN क्या है, nth टर्म, यानी ये कोई पर्टिकुलर टर्म है ये कोई पर्टिकुलर टर्म है और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है और ये कोई पर्टिकुलर टर्म है। जैसे कि ये सीरीज हो और ये कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, ये डिफरेंस तो ठीक है, कॉमन क्या हो गया, जैसे ये कोई सीरीज है 1 4 7 10 13 एंड सो ऑन, ठीक है। मैं बोलूँ कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है तो तुम बोलोगे कि सर फर्स्ट टर्म तो 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमेशा होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या होगा, 4 - 1 विल बी इक्वल टू 3। हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा क्या लिखोगे, A2 - A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हम तुमको अगर यहीं पे इसको क्लोज कर दे, तुमसे पूछे कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है, तुम बोलोगे कि सर 5, यानी n का वैल्यू कितना है 5। लेकिन अगर हम तुमसे कोई पर्टिकुलर टर्म पूछे कि बताओ तीसरा टर्म कितना है, तो कितना है 7, तो इसको कैसे लिखेंगे। मैंने बोल तो दिया कि तीसरा टर्म लिखे कैसे, मैंने जैसे बोल दिया कि 2 + 6 बोल दिया प्लस, तो तुमको पता नहीं कि 6 प्लस का मतलब ऐसा होता है। उसी तरह से मैं बोलूँ कि तीसरा टर्म, तो तुम क्या लिखोगे, A3, कुछ लोग लिखता है T3, टर्म नंबर 3, कुछ लोग बोलता है टर्म नंबर 3, ठीक है। हम ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं, मैक्सिमम जगह ये प्रेफर होता है, ठीक है। बट T3 दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। A3 का वैल्यू कितना है 7, क्यों, क्योंकि हमसे तीसरा टर्म पूछा गया, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो टर्मिनोलॉजी क्लियर हुआ ना कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म और कोई पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। ये 4 चीज़ें हम AP में यूज करेंगे। यानी कि अगर तुमको AP का कुछ भी चाहिए तो तुम्हें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, रट लो कि हमें अगर AP का कुछ भी चाहिए तो हमें उसका फर्स्ट टर्म दे दो, उसका कॉमन डिफरेंस दे दो, फिर हम कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। अब आओ हम देखते हैं जनरल टर्म ऑफ AP, ठीक है। इसमें 2 ही चीज़ होती हैं, सम और टर्म, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार टर्म देखेंगे, एक बार सम देखेंगे।
जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म का क्या मतलब हुआ? जनरल टर्म का मतलब हुआ कि अगर कोई भी एपी गिवन हो, कोई भी एपी गिवन हो यार, जैसे कि मान लो मैं तुम्हें दे दूं 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट करके कहूँ कि तुम बताओ 200 टर्म क्या आएगा, तो क्या तुम इसको 200 बार लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5 टर्म तो मैंने दे दिया, क्या तुम नेक्स्ट 17, नेक्स्ट 20 करते करते 200 जाओगे? ये टाइम भी लेगा और चांसेस हैं एरर होने के। तो जब भी इस तरह की एक सीरीज बने जो कि कोई ना कोई नॉन सीक्वेंस में आ जाए, तो हम उसका पर्टिकुलर टर्म बता सकते हैं। और इसीलिए बात करते हैं जनरल टर्म की। कोई भी टर्म हमको अगर बताना होगा तो हम एपी का कैसे बताएंगे? तो तुम खुद सोचो एपी कैसा दिखता। उसका पहला टर्म ए होता, नेक्स्ट टर्म क्या होता है, कोई ना कोई एक डी जैसी क्वांटिटी इसमें ऐड हो जाती, ठीक है, इसमें कोई ना कोई एक क्वांटिटी डी ऐड हो जाता तो दूसरा मिल जाता, इसमें एक और डी ऐड कर देते तो तीसरा मिल जाता। क्यों? क्योंकि वही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें एक और डी ऐड कर देते तो चौथा मिल जाता, ठीक है, एंड सो ऑन। तो तुम देखो ना, ये कौन सा टर्म, ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, एंड ये टर्म नंबर 4 एंड सो ऑन। अब तुम देखो एनालॉजी लगाओ कि अगर मुझे टर्म नंबर n लिखना होगा, टर्म नंबर n tn an अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तुम देखो, पहला टर्म हो, दूसरा टर्म हो, तीसरा टर्म हो, चौथा टर्म हो, हर किसी में a प्लस है, तो n टर्म जो होगा, nवां टर्म होगा, उसमें भी a प्लस तो होगा ही होगा। अब दूसरे टर्म में d के साथ 1 है, तीसरे टर्म में d के साथ 2 है, चौथे टर्म में d के साथ 3 है। इसका मतलब कि nवें टर्म में ना d के साथ n-1 होगा। हो गया मेरा इक्वेशन। यानी कि अब तुम जितनी भी डिस्कशन की वो चीज़ को छोड़ो और रटो इसको 5 स्टार, एपी का 5 स्टार। इतना यूज करेंगे, इसको लगातार यूज करेंगे, फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे और बहुत तेजी में यूज करेंगे। डायरेक्ट रटो a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस 1 प्लस डी, ठीक है। एक कम करो, तुमसे डायरेक्ट पूछेंगे, डायरेक्ट आंसर करो। a प्लस एक कम डी, 1 लेस करिए, डी के साथ चिपकाइए, दैट्स इट। ए हमेशा यूनिक रहेगा, ए हमेशा यूनिटी में रहेगा, और डी के साथ एक कम करके चिपकाओ, ठीक है। a प्लस n-1 इंटू डी, तब मैं तुमसे पूछूँ कि 20वां टर्म बताओ। 20वां टर्म का क्या मतलब है कि a प्लस 20-1 इंटू डी, यानी फाइनली हो गया a प्लस 19d। लेकिन ऐसा लिखेंगे बार बार क्या ना, जल्दी से लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखना चालू करेंगे। हम तुमसे पूछेंगे 30वां टर्म बोलो, बोलोगे कि 30वां टर्म a प्लस एक कम करिए और डी के साथ चिपकाइए, a प्लस 20-90। मैं तुमसे पूछेंगे तुम 25वां टर्म बताओ, a प्लस एक कम करिए 25 में से 24 इंटू डी, ठीक है। मैं तुमसे पूछूँ कि तुम a 77 टर्म बताओ, कोई बात नहीं, a प्लस 76d, ठीक है। यानी तुम यार ध्यान से देख रहे हो कि अगर तुमसे कोई भी टर्म अगर एपी का पूछा जाता है तो तुम उसको ए और डी में कन्वर्ट करोगे, और ये फार्मूला यहीं से स्टार्ट होता है। यानी जब भी तुम्हें एपी में टर्म दिया होगा, तुम समझ लो कि इसको ए और डी में कन्वर्ट करो, डायरेक्टली पहले ए और डी में कन्वर्ट करो। ये सब चीज़ रटो, क्योंकि ये सब चीज़ जब तुम याद करोगे तब तुमसे क्वेश्चन होगा। तुमसे क्वेश्चन में दिया कि 50वां टर्म इतना है, तुम क्या करोगे, उसको देखोगे ना। a प्लस 49d इज इक्वल टू इतना, इक्वेशन नंबर 1 करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी सेम तरीका इसको करने का। a30 का मतलब क्या हुआ कि a प्लस 29d, a25 का क्या मतलब है कि a प्लस 24d। इसका मतलब तुम हमें कोई भी टर्म पूछ लो भाई, a और d दे दो। मैं अगर तुम्हें, क्योंकि देखो 25वें टर्म को निकालने के लिए तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का। यानी एपी का कोई भी टर्म अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या चाहिए मेरे को, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यानी अगर ऐसा मिलेगा तो कोई भी क्वेश्चन हम कर पाएंगे। यार इसमें ना बड़े प्यारे प्यारे से ट्रिक लगते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में 1-2 ट्रिक बताने के बाद, जैसे ही पूरा का पूरा चैप्टर एंड होता है ना, 10 से 12 ट्रिक है, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में 20-25 मिनट के वीडियो में उसको करूँगा, और उसको तुम लोग जरूर देखना, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहो, ठीक है। देखो यानी डायरेक्टली अब हमें लिखना आ गया कि कोई भी टर्म अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, a प्लस उससे एक कम करके डी के साथ चिपका लेंगे उसको, ठीक है। अब देखो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं 1-2 क्वेश्चन। देखो कोई भी टर्म, जैसे सिंपल है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एपी 3, 7, 11, 15 एंड सो, ठीक है। इसका 15th टर्म चाहिए, कोई बात नहीं, मुझे आता है 15th टर्म लिखना, मुझे 15th टर्म लिखना आता है। लेकिन उसके लिए हमको पता है कि a चाहिए और d चाहिए, ठीक है। a कितना है इस AP का, देख करके पता चला कि a तो 3 है, d कितना है इस AP का, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैंने ये नहीं बताया कि कॉमन डिफरेंस इसको क्यों बोलते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कॉमन डिफरेंस क्या है। यार देखो, द थिंग्स विच इज कॉमन टू ऑल इज नोन एज अ कॉमन, ओके। अगर मेरे पास पेन है और 15 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर 15 लोगों को मैं वो पेन दे दूँ तो वो पेन कॉमन पेन बन जाएगी। पेन तो वही है लेकिन कॉमन बन गया। तो कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर आप इसका डिफरेंस क्यों, इधर वाले का डिफरेंस में भी डिफरेंट आ जाए तो ना।
किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आएगा, इसका मतलब कि डिफरेंस एट एवरीवेयर विल बी कॉमन, राइट, हेंस इट इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस, कि तुम्हें वरीड होने की जरूरत है, तुम्हें जो टर्म दिखाई दे रहा है उनका डिफरेंस ले लो, वही हर जगह मिलेगा। द डिफरेंस विच इज कॉमन एवरीवेयर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस, राइट। सो मैंने कॉमन डिफरेंस इसको देख करके कैलकुलेट कर लिया, इसको देखा नहीं, इधर देखा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 आ गया, हो गया मेरा काम ना। मुझसे क्या पूछा था, 15th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस ए कम करिए d के साथ चिपकाइए, a प्लस 14th d, a का वैल्यू कितना है 3 है, 14 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4 है, आंसर कितना आ जाएगा 14 4 जा 56 एंड 3 59, ठीक है। यानी कि ये जो A15 है इसका आंसर कितना आएगा 59 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से AP का कोई भी टर्म होगा ना, ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है कि इस तरह के जब तुम्हें A और D गिवन होंगे और तुमसे N पूछा जाएगा, AN पूछा जाएगा। दूसरा ये है ना कि तुमसे सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन होगा, विच टर्म विल बी, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, और विच टर्म विल बी, सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, विच टर्म विल बी 59 ऑफ द AP, ऑफ द गिवन AP, ठीक है। सेम AP मैं दे रहा हूँ 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तुमसे पूछा है कि ये AP गिवन इसका कौन सा टर्म 59 होगा, यानी कहीं इधर 59 बैठा होगा। तुमसे पूछ रहा है कि जब AP तुम लिखोगे तो 3, 7, 11, 15 करते करते एक बार 59 आएगा, 59 किस नंबर पे होगा, चौथे पे होगा, पाँचवें पे होगा, छठे पे होगा, 10वें पे होगा, कहाँ होगा हमें नहीं पता कहाँ होगा। मैंने मान लिया कि कोई nth टर्म होगा, कोई nth टर्म होगा जिसका कि वैल्यू कितना होगा 59, ठीक है। क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर टर्म है, इस पर्टिकुलर टर्म को मुझे नहीं पता कि 13वां नंबर टर्म है कि 14th नंबर टर्म है कि 10th नंबर टर्म है, मैंने मान लिया क्योंकि nth नंबर टर्म है, ठीक है। an की वैल्यू बता दो, an का वैल्यू इसका मतलब कि 59 दिया है क्योंकि ये वैल्यू तुमको गिवन है। an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1, जैसे ही टर्म पता उसका फॉर्मूला n और d में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 59, a का वैल्यू 3 आ गया, n माइनस 1, n तो मुझे पता ही नहीं है, वही तो कैलकुलेट करना है, d का वैल्यू 4 आ गया, इज इक्वल टू 59। इसको ऐसे ही रहने देना, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 59 माइनस 3 56, n माइनस 1 इज इक्वल टू 14, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 हो गया, हेंस n विल बी इक्वल टू व्हाट 15, ठीक है। यानी कि तुमसे यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि तुमसे n का वैल्यू गिवन किया था, बोला था कि 15 नंबर पे क्या दिखेगा, तुमने कैलकुलेट करते 59 दिखेगा भाई, यहाँ बोला कि 59 दिख रहा है, बता किस नंबर पे दिखेगा, तुमने बता दिया कि 15 पे दिखेगा। यानी n दे करके an पूछना और an दे करके n पूछना, ये AP में खूब चलेगा, ठीक है। तुम दोनों के लिए फ्रीक्वेंटली तैयार रहो। तीसरा बात क्या आता है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन एक आता है, ठीक है, एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन यार आता है जिसमें कि हमको 2 टर्म गिवन होगा और कई तीसरे टर्म के बारे में पूछेगा, ठीक है। और उसमें एक ट्रिक भी है, उसको मैं ट्रिक के साथ भी बताऊंगा, बट अभी फिलहाल तुम उसको प्रोसेस से जाओ। ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें टर्म गिवन होगा AP में, तुम डायरेक्टली टर्म का वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। जैसे तुमसे क्वेश्चन में क्या बोले, क्वेश्चन बोले कि इफ 4th टर्म ऑफ अ AP इज 8 and 7th term of AP is 20, then find 20th term, right, 20, then find A20, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझसे 20वां टर्म पूछा, मुझे पता है कि 20वां टर्म होता है a प्लस 19d, ना a पता ना d पता, कहाँ से लिखेंगे इसके बारे में, कोई बात नहीं, ये तो पता है ना, ये भी पता है ना, लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है। मुझे चौथा टर्म पता है, मुझे 4th टर्म पता है 8, 4th टर्म होता है क्या है a प्लस 3d इज इक्वल टू 8 गिवन इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 7th टर्म भी पता है, 7th टर्म कितना होता है a प्लस 7th टर्म को क्या लिखेंगे 6d विल बी इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल a और d कैलकुलेट करो, हमेशा माइनस करना, a कैंसिल होगा, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हो गया, 3d माइनस 6d, माइनस का 3d विल बी इक्वल टू माइनस का 12, d विल बी इक्वल टू 4, d का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। जैसे ही d का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है, d का वैल्यू जैसे ही 4 आ गया, तुम किसी इक्वेशन में रख दो, a का वैल्यू चला आएगा, तो जैसे ही तुम पुट करते हो तो a का वैल्यू कितना चलाएगा 4, 12 हो गया, 12 माइनस, सॉरी, यस यस, देन पुट करो यहाँ पे, तो ये 12 हो जाएगा, 8 माइनस 12 आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है, ये आ गया माइनस का 4, ठीक है। यानी d का वैल्यू, a का वैल्यू आ गया -4, इसमें पुट कर दिया मैंने ना, तो 12 हो गया, 8 माइनस 12 माइनस का 4 आ गया, यानी a का वैल्यू -4 और d का वैल्यू 4 आ गया। तब यहाँ से क्या करेंगे, A20 ही तो पूछा था, A20 होता है क्या, a प्लस 19
डी। ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया -4 प्लस 19 टाइम्स ऑफ डी का वैल्यू आ गया 4, आंसर आ गया -4 प्लस 76 विल बी इक्वल टू 72। ठीक है, तो ये तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि तुमको ए 2 टर्म गिवन होते हैं और वहाँ से तुमसे तीसरा चीज़ पूछता है। अब इसका ट्रिक देख लो कि डी निकालते कैसे हैं, डी डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डी आर निकालने का डायरेक्ट फार्मूला ये होता है ना कि अगर मान लो कोई ए एन टर्म का वैल्यू x हो और कोई ए एम टर्म का वैल्यू y हो, तो तुमसे अगर डी पूछेंगे तो डायरेक्टली डी क्या करना है कि इनके वैल्यू का डिफरेंस और उसके टर्म का डिफरेंस, ठीक है, ये डायरेक्टली क्या करता है, डी यहाँ से निकल जाता है। ऐसे वाई एक्स करके नहीं याद करना, याद क्या करोगे कि डिफरेंस इन देयर वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन देयर टर्म, यानी किस टर्म का क्या वैल्यू उसका डिफरेंस ऊपर होगा डिवाइडेड बाय टर्म का डिफरेंस नीचे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से भी तुम देखो ना, मैंने क्या बोला कि चौथा टर्म का वैल्यू 8 है और सातवें टर्म का वैल्यू 20 है। अगर यहाँ से तुमको डी कैलकुलेट करना होता है तो डिफरेंस इन देयर वैल्यू यानी 20 - 8 डिवाइडेड बाई 20 किसका था, कौन से टर्म का, 7th टर्म का, और 8 किस टर्म का था, 4th टर्म का, यानी आंसर आएगा 12/3, यानी फाइनली आ गया 4 आ गया ना। यहाँ से डी का वैल्यू क्या था 4, तुमने 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल अप्लाई किया था तब आया था, यहाँ से क्या है डायरेक्ट आ गया, यानी डिफरेंस इन देयर वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन देयर टर्म। अगर तुम पहले 8 - 20 करते हो तो तुम्हें 4 - 7 करना होगा। ठीक है, इस ट्रिक पे दाओ, ये ट्रिक है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल तुम करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी फास्ट होगा, डी डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे। ये क्वेश्चन तो तुम्हें 4, 6, 8 दे रहा है ना, जब क्वेश्चन MNAB में होगा ना तो तुम्हें ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करता होगा ना, तुम इक्वेशन बनाओगे समय होगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं होगा बट समय लगेगा। ठीक है, जैसे डायरेक्टली तुम्हें ये चीज़ देखो, जैसे मैं बोलूँ कि कोई 5वां टर्म है जिसका आंसर है 10 और कोई 20 टर्म है जिसका आंसर है 40। ठीक है, मैं बोलूँ कि कोई AP है जिसका 5th टर्म 10 है और 20वां टर्म 40 है, तुम 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल अप्लाई करो आंसर आएगा। बट तुमको पता है कि सर ये डायरेक्टली यहाँ से डी तो मैं कैलकुलेट करूँगा, कितना आएगा 40 - 10 उनका वैल्यू है और किस टर्म का है, 20वें टर्म का है और एक है 5वें टर्म का। 40 - 10 हो गया 30 और 20 - 5 हो गया 15, डायरेक्टली डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, और डी का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ रख देना a + 4d = 10, a निकल जाएगा। यानी डी का वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली आएगा क्या चीज़, डिफरेंस इन देयर वैल्यू अपॉन डिफरेंस इन देयर टर्म। ठीक है, काफ़ी सारे ट्रिक है यार इस ट्रिक को ना, तो अभी तुम ध्यान नहीं दो उस पर, फिर से हम उस ट्रिक को एक बार अप्लाई करेंगे, एक नया वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें पूरा का पूरा ट्रिक हम लेकर के आएंगे। इसमें काफ़ी सारे अच्छे ट्रिक हैं जिससे कि क्वेश्चन बड़े आसानी से, कई बार तो क्वेश्चन में बिना पेन चलाए और आंसर चलाता है। यार ये क्वेश्चन तुम्हारा ना 2019 नहीं जेई मेंस में आया था, जेई मेंस 2019 में। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, if the 19th term of a non-zero AP, if the 19th term of non-zero AP non-zero AP is 0, ठीक है, यानी नॉन जीरो एपी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि वो एपी 0 0 0 है, ऐसा नहीं है, नॉन जीरो एपी है लेकिन उसका 19th टर्म कितना है 0 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ then find the ratio of then find the ratio of 49th term to the 29th term। ठीक है, बोला है कि 49 टर्म टू द 29 टर्म का क्या करिए रेशियो बताइए। ठीक है, ये जेई मेंस 2019 में रिसेंट का क्वेश्चन है भाई, बोला था कि 19वां टर्म कितना है 0, 19वां टर्म कितना है 0 है, तब 49th टर्म टू द 29th टर्म का रेशियो बताइए कितना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो, 19th टर्म 0 है, 19th टर्म 0 होने का क्या मतलब है भाई कि 19th टर्म 0 था, क्वेश्चन ऐसा बोला था, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको देखना नहीं है, उसको डायरेक्टली ए और डी में कन्वर्ट करना। इसका मतलब कि a + 18d का वैल्यू कितना आएगा 0, मुझे इक्वेशन नंबर 1 करके लिख लेना है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ दिस टर्म टू द दिस टर्म, यानी कि मुझे a49 डिवाइडेड बाई a29 का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। कोई बात नहीं, बताते हैं ना, a49 देखना थोड़ी है, a और d में कन्वर्ट करा, कन्वर्ट करो, a प्लस कितना आ जाएगा a + 48d
आएगा ना, एक कम करो 49 है तो 48D होगा, 29 में क्या होगा, एक कम करोगे तो 28 के साथ डी चिपक जाएगा, ठीक है। ए प्लस 20 48D, ए प्लस 28D, मेरे पास इंफॉर्मेशन मात्र एक है और इसका वैल्यू बताना है। अब यार तुम देखो ना कि इसको तुम ए प्लस इसका 18D ले लो साइड में, अगर जैसे ही इसका तुम 18D लेते हो तो क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख दो, अगर एक बार तुम्हें मैं समझा, ऐसे लिख दो ए प्लस 18D प्लस 13D, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा, क्यों, क्योंकि a प्लस 18D मेरे को 0 मिल रहा है। उसी तरह से नीचे देख लो, a प्लस 18D को साइड कर लो और 10D को अलग से लिख लो, ठीक है। अब a प्लस 18D का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी फाइनली a प्लस 18D का वैल्यू 0 आ गया, प्लस का 30D डिवाइडेड बाई a प्लस 18D 0 आ गया, प्लस का 10D, यानी आंसर क्या आ गया 13D अपॉन 10D, D से D कैंसिल होगा, फाइनली आंसर आएगा 3:1। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था। क्या मैंने मतलब यार मैंने क्या अप्लाई किया, कुछ भी नहीं। अब तुम्हें अगर ये भी यूज करना नहीं आ रहा है कि 48 है, 18 इसमें से इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ए और डी खत्म हो जाएंगे तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, ठीक है, यानी कि एक खत्म हो गया। तो इतना थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि चलो इसमें 18 साइड में कर लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं थे यार, जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। पहली लाइन में मैंने बोला था कि जब भी तुम्हें टर्म देगा इसका मतलब ये है कि तुम उसको ए और डी में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये कितना आसान सा क्वेश्चन था, रेशियो लेना था, ले लिया। कि यानी कि यार मेरा इतना कॉन्सेप्ट मजबूत हम लोग का हो चुका है जिससे कि हम लोग जेईई के क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर सकते हैं। वाह, 20-25 मिनट में ही हम लोग जेईई के क्वेश्चन करने लगे, और इतने आसान से क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखना, टेंथ टर्म ऑफ एपी इज, मैं पूरा क्वेश्चन लिखा है कि टेंथ टर्म एपी इज 1/20 एंड 20th टर्म इज 1/10 एंड 20th टर्म इज 1/10, ठीक है। बोला है कि टेंथ टर्म किसी भी एपी का 1/20 है और 20th टर्म कितना है, 1/10 है, ठीक है। देन फाइंड ए एंड डी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोला था कि सम बताइए 200 टर्म का, कोई बात नहीं, अब ए और डी मिल जाएगा तब तो सम तो बता ही देंगे ना, बट अभी सिर्फ क्या करते हैं कि अभी हम ए और डी कैलकुलेट करते हैं। इसमें यार ट्रिक भी लगता है, इसमें क्या लगता है, ट्रिक भी लगता है। ए और डी जब भी आएगा ना 1/mn आएगा, ठीक है। ट्रिक यहाँ याद क्या करोगे, पहले तुम प्रोसेस से जाओ। A10 का क्या मतलब हुआ कि a प्लस 9D इज इक्वल टू 1/20, और A20 का क्या मतलब हुआ, a प्लस 19D विल बी इक्वल टू 1/10। माइनस कर दोगे, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, 9D माइनस 19D कितना आ जाएगा, माइनस का 10D विल बी इक्वल टू 1/2, 20 माइनस 1/10 माइनस का 1/20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, D विल बी इक्वल टू 1/200, ठीक है। जैसे ही तुम अप्लाई करोगे ए के लिए, ए का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1/200। अब अगर ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, तो फिर कुछ भी पूछो। उसने सम पूछा था क्वेश्चन में, तुमसे पूछा जा सकता है कि बताइए 20वां टर्म कितना होगा, 25वां टर्म कितना होगा, 30वां टर्म कितना होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तुम हमेशा याद कर लेना एक चीज़ और, चलो आगे ट्रिक में इसको बताएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करते जाओगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, if the third term will be equal to 10 and 10th term will be equal to 3 and 10th term will be equal to 3, find 13th term, find 13th term, ठीक है। तुमसे ये पूछा है कि अगर किसी भी एपी का थर्ड टर्म का वैल्यू 10th आ गया और 10th टर्म का वैल्यू 3 आ गया, तो 13th टर्म कितना होगा, कैलकुलेट करो ना। थर्ड टर्म का मतलब कि a प्लस 2D, या फिर जब डायरेक्ट d कैलकुलेट कर ले, जो मैंने ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था, d विल बी इक्वल टू उनके वैल्यू का डिफरेंस, तो 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 किया तो उनके टर्म का डिफरेंस 3 माइनस 10,
सो फाइनली आंसर कितना आएगा 10 - 3 7 और 3 - 10 -7 आंसर कट के हो गया -1। ठीक है, ये कैसे लिखा? डिफरेंस इन देयर वैल्यू अपॉन डिफरेंस इन देयर टर्म। डी का वैल्यू -1 आ गया। अब जब डी का वैल्यू यार -1 आ गया तो तुम इसमें रख दो ना। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है कि a + 2d का वैल्यू मुझे 10 गिवन है, और जैसे ही d का वैल्यू -1 आया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? d का वैल्यू -1 आया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यानी a का वैल्यू प्लस का 12 आएगा। सो फाइनली मेरा 13th टर्म क्या होगा? 13th टर्म होगा a + 12d। a का वैल्यू कितना आएगा? a का वैल्यू आएगा 12 + 12 × -1। फाइनली आंसर आ जाएगा 0। देख रहे हो कुछ? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को यार एक ट्रिक डायरेक्टली इसमें हम अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, ट्रिक काफ़ी ज़्यादा है, मैंने बोला ना। अब ट्रिक इसमें क्या है कि अगर mth टर्म n हो और अगर nth टर्म m हो, ठीक है, तो am + n हमेशा क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अगर किसी भी एपी का मैं बोलूँ कि 7वें टर्म का वैल्यू 10 और 10वें टर्म का वैल्यू 7, बोलोगे 17 टर्म 0। ठीक है, मैं तुमसे बोलूँ कि 50वां टर्म 100 है और 100 टर्म 50 है, तो अब तुम बोलोगे कि सर 150 टर्म 0, m + n टर्म क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि नहीं सर हमको तो आपने बता दिया m + n टर्म का, लेकिन अगर मुझसे कोई रैंडम टर्म पूछा जाए तो उसका भी ट्रिक है, प्रोसेस तो है ही है, उसका भी ट्रिक है। अगर तुमसे कोई रैंडम टर्म r पूछा जाए AR, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा? m + n - का r होगा। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली m + n - का r होगा। ठीक है, जैसे कि तुमसे ये क्वेश्चन मैं दे दूँ, ये क्वेश्चन अगर तुम्हें दे दूं कि इफ 50th टर्म विल बी इक्वल टू 200 एंड 200th टर्म विल बी इक्वल टू 50, देन फाइंड 250th टर्म एंड 300th टर्म। ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि पहला काम करोगे कि तुम A50 का वैल्यू लिखोगे a + 49d, A200 का वैल्यू लिखोगे, d निकालोगे, a निकालोगे, ये करोगे। लेकिन तुमको दिखा कि 50वें टर्म का वैल्यू 200 और 200वें टर्म का वैल्यू 50, इसका मतलब कि m + n का वैल्यू कितना जाएगा? यानी m का वैल्यू मेरा कहीं ना कहीं 50 है और n का वैल्यू मेरा कहीं ना कहीं कितना है? 200 है। तो जब मेरा m + n यानी A250 का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली कर दिया। बट ये 300 टर्म है, यानी ये तुमसे 300 पूछा है। ये 300 का मतलब क्या है कि कोई AR पूछा है, R का वैल्यू 300 है, तो मेरा आंसर क्या जाएगा? m + n - r। m + n का वैल्यू 250 है, -r का वैल्यू 300 है। सो फाइनली आंसर आ जाएगा -50। यानी अगर तुम 300 टर्म कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा -50। कोई भी क्वेश्चन जैसे तुमसे ये पूछा था ना कि कोई x टर्म का वैल्यू y है और कोई y टर्म का वैल्यू x है, तो बताइए ax + y टर्म का वैल्यू कितना आएगा? बोलोगे 0। ठीक है, और हम तुमसे पूछेंगे कि कोई pth टर्म का वैल्यू कितना आएगा? बोलोगे कि x + y - का p। ठीक है, इस तरह से करके डायरेक्टली, मैंने बोला ना कि अगर तुम्हें 200 300 50 100 दिखे तब तो अच्छा लगता, बट जब इस तरह का दिखेगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। या फिर m टाइम्स ऑफ nth टर्म और n टाइम्स ऑफ nth टर्म भी आता, वो जब आएगा तो हम देखेंगे उसको। ठीक है, बट इस तरह का क्वेश्चन में तुम प्रोसेस जब अगर तुमको एग्जाम में माइंड में क्लिक कर गया कि यार mth टर्म का वैल्यू n और nth टर्म का वैल्यू m, 1/, नहीं। ठीक है, अगर 20वें टर्म का वैल्यू 30 और 30वें टर्म का वैल्यू 20, इसका मतलब कि 50वां टर्म 0 आएगा, m + n का वैल्यू 50 है, और हमसे 70 टर्म पूछेगा तो m + n - r कर देंगे, यानी आंसर -20 आएगा। तो इस तरह से ना हम ट्रिक से क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। यार तुम देखो कि सबसे मिनिमम 100 होता है, क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं है। सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो 3 डिजिट का होगा, 3 7 से डिविजिबल होगा? तो 105। सबसे लास्ट में कौन सा होगा? 1000। क्या 1000 डिविजिबल होगा? नहीं। 1000 को तुम 7 से डिवाइड करो, क्या आता है? 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा
इसका मतलब कि 6 रिमाइंडर आ रहा है। इट मीन कि 1000 में 6 रिमाइंडर आने का क्या मतलब है कि सबसे लास्ट में जो नंबर होगा वो 994 होगा, जो कि 3 डिजिट होगा, डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा कितना 1001, जो कि 7 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि फाइनली मेरा जो सबसे मिनिमम नंबर दिखा वो 105 दिखा, जो सबसे मैक्सिमम नंबर दिखा वो 994 दिखा। नेक्स्ट क्या आएगा 112, नेक्स्ट क्या आएगा 119। अब तो मिल गया ना कि 7 का गैप देते जाइए। फाइनली हो गया कि पहला नंबर 105 होगा, कॉमन डिफरेंस 7 का होगा, और ये लास्ट कहाँ पे करेगा 994 पे हो गया। ए एन का वैल्यू मुझे पता है, अभी यही तो पूछा कि एन बताओ, हो गया। ए एन का वैल्यू मुझे पता है, ए एन का वैल्यू हो गया 994। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 994। ठीक है, a हमें पता है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है मेरे पास 7, विल बी इक्वल टू 994। सो n माइनस 1 इंटू 7 विल बी इक्वल टू 994 माइनस 5, ओके 889। ठीक है, सो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट 889 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 1 8 7 2 जा 14, 7 9 जा 7 7 जा 49, राइट। सो n विल बी इक्वल टू 128। यानी फाइनली क्या मिल गया कि सबसे मिनिमम देख लो और सबसे मैक्सिमम देखो कि मैक्स टू मैक्स 3 डिजिट में कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, और वहाँ से तुम an का वैल्यू करके n का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसमें भी एक ट्रिक है यार, अब इसमें भी एक ट्रिक है। ठीक है, अब इसमें ट्रिक क्या है कि तुम सबसे छोटा वैल्यू बताओ क्या होगा। 3 डिजिट का सबसे मिनिमम वैल्यू 100 और मैक्सिमम वैल्यू 999। ठीक है 999। अब जरा इन दोनों को 7 से डिवाइड कर दो और फिर डिफरेंस ले लेना। सिर्फ ध्यान रखना हमें कोसेंट से मतलब है, हमें किससे मतलब है, कोसेंट से, हमें नहीं मतलब है रिमाइंडर से। जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, उसके बाद तो पॉइंट में आ जाएगा। जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 2 9 7 4 जा 27, ओके 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 1 2 7, 142। ठीक है, 142 और 14 का माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 128। तो ये तरीका होता है कि तुम सबसे मिनिमम ले लो, सबसे मैक्सिमम ले लो और उनको उस नंबर से डिवाइड कर दो। मैं तुमसे पूछूं कि 101 और 300 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, 300 के बीच में कितने नंबर होंगे जो कि 8 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, क्या करते हो दोनों के 8 का डिवाइड कर दो, या तुम क्या करते हैं कि इसके बीच में सबसे पहला नंबर ढूंढते जो कि 8 से डिवाइड होता, और 300 से पहले ढूंढते जो कि 8 से डिवाइड होता, an करते। बट तुमको पता है क्या डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड जैसे ही इसको करोगे तो ये 12 आएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कोसेंट 12 आ गया। जब इसको डिवाइड करोगे तो 8 3 जा 24, 6 0 8 7 जा 56, यानी फाइनली माइनस कर दोगे तो आंसर कितना जाएगा 25। यानी 101 और 300 के बीच में कितने नंबर है 25, जो कि 8 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। तो डायरेक्टली क्या करते हैं कि सबसे उसका मिनिमम और सबसे उसका मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड में सिर्फ और सिर्फ कोशेंट को देखते हैं, ये ट्रिक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइड में किसको देखते हैं, कोशेंट को देखते हैं, और फिर उसका लास्ट में क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में उसको क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, वहाँ से भी क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। और एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ कॉमन टर्म का। ठीक है, ये एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है टर्म में, नंबर ऑफ कॉमन टर्म। यार देखो एपी में कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नहीं है, बट क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म, नंबर ऑफ कॉमन टर्म। ठीक है, अगर कोई एपी हो, अगर दो एपी के बीच में कॉमन टर्म ढूंढना है ना, तो उसमें पहला टर्म तो तुमको कॉमन ढूंढना ही होगा, पहला टर्म तुम्हें कॉमन ढूंढना होगा, और जो उनका कॉमन डिफरेंस आएगा वो दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। जैसे कोई एपी हो, लेट्स 2 एपी हो, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, और दूसरी एपी हो कोई B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन। इसका कॉमन डिफरेंस हो D1, इसका कॉमन डिफरेंस हो D2, तो जो कॉमन एपी बनेगा, जो कॉमन एपी बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस होगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। ठीक है, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन तुमसे डायरेक्टली इस बार पूछा गया था, आई थिंक यस JEE Mains 2020। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस बस होगा, ध्यान रखना 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म, नंबर ऑफ कॉमन टर्म
ऑफ AP, दो AP गिवन है 3, 7, 11 डॉट 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 407 एंड 2, 9, 16 डॉट 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 709। ठीक है, बोला कि इन दोनों में आप कॉमन बताइए कितने नंबर ऑफ टर्म कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म है। तो ठीक है, सबसे पहला कॉमन टर्म कितना आ जाएगा, सबसे पहला कॉमन टर्म या तुम ढूंढो, शुरू में ही मिल जाता है। ठीक है, 3, 7, 11 क्या आएगा फिर 15, 19, 23 एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे। ये कितना था 407। इसमें पे क्या आएगा 2, 9, 16, 7 क्या गया, 16 के बाद 23, यानी जो पहला कॉमन टर्म मिला वो मुझे 23 मिल गया। ठीक, बस पहला कॉमन टर्म था, मुझे पहला कॉमन टर्म मिल गया कि अच्छा जो ये AP स्टार्ट होगी कहाँ से स्टार्ट होगी, 23 से स्टार्ट होगी, क्योंकि पहला कॉमन टर्म 23 मिला। अब नेक्स्ट टर्म क्या कॉमन मिलेगा, हमें पता है यार कि अगर दो कॉमन AP बनाते हैं तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो दोनों का एलसीएम होता है। इसका कॉमन D कितना है, इसका D है 4, इसका D है 7, यानी जो मेरा कॉमन AP बनेगा उसका D होगा इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम कितना है 28। ठीक है, यानी कि जो इसका नेक्स्ट टर्म मिलेगा ना वो कितना आएगा 51 आएगा। क्यों, क्योंकि 28 का कॉमन डिफरेंस है। हमें हो गया A का वैल्यू मुझे मिल गया 23, कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया 28। ठीक है, अब फाइनली क्या करेंगे यार कि इसमें कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म पूछा है होगा, तो तुम खुद बताओ ना। ये AP 407 पे साथ छोड़ देगा, ये AP तो 709 पे जाएगा, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कॉमन टर्म मिलेगा तो 407 मिल सकता है, उससे बड़ा तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 407 के बाद 407 के बाद ये AP तो क्लोज हो जाएगी। तो फिर कैसे तुम्हें 500 कॉमन टर्म मिलेंगे, क्या बेकार की बात है। इट मीन कि जो इस AP का nth टर्म आएगा इधर जो कहीं होगा, ये nth टर्म हमेशा किससे लेस होगा, 407 से या तो कम होगा या तो उसके बराबर होगा। बना दो, n का वैल्यू बता दो। A प्लस A का मतलब कितना होगा 23 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू कितना होगा 28 विल बी लेस इक्वल टू 407। ठीक है, 23 n-1 इंटू 28 ऐसे रहने देना, लेस इक्वल टू 407 माइनस 23। 407 में से 23 माइनस हो जाएगा 316, राइट, 384, राइट, नॉट 84, 86। 7 माइनस 3 4 एंड 20 माइनस 40 माइनस 2 30। ठीक है, 384, राइट। सो n-1 इंटू 28 लेस देन इक्वल टू 384, n-1 विल बी लेस इक्वल टू 384 अपॉन 28। डिवाइड करो इसको। ठीक है, ये कितने टाइम्स में जाएगा 384 अपॉन आई थिंक 21 एंड 28। ओके, 10 0 104 और 4 टाइम्स में इट विल बी ग्रेटर, इट मीन 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मीन कि n का वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग से कम आना चाहिए। इसका मतलब कि n का वैल्यू क्या आना चाहिए 14। ठीक है, क्योंकि 14 पॉइंट समथिंग से कम आने का क्या मतलब कि 14 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस AP में जो कॉमन टर्म होगा वो 14 कॉमन टर्म मिलेंगे, 14th कॉमन टर्म मिलेंगे। तो इस तरह से तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछा था, ये भी क्वेश्चन था आई थिंक JEE मेंस 2020 में, JEE 2020 में था। तो यार ये सोचो ना कि जब भी पढ़ाया जाता होगा पिछले 10 साल से, तो हर बार इस तरह का क्वेश्चन बताया जाता होगा कि दो AP अगर कॉमन होंगे तो उसका फर्स्ट टर्म कॉमन ढूंढ लो और दोनों का कॉमन डिफरेंस LCM ले लो। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यार मैं बता रहा कि इस तरह से काफ़ी आसान क्वेश्चन बनते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि सम से रिलेटेड है। सो एक आज मैंने पूरा का पूरा जो क्या किया कि टर्म के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन किया, और इसमें कई सारे ट्रिक हैं जो कि अभी छूटे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक में जब भी हम आएंगे तो AP के सम और सम से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें जो कि AP में हमको देखते डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर JP, फिर HP, फिर स्पेशल सीरीज का सम हम लोग करेंगे। ठीक है, सो इसके जितना भी हो सके इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, जितना क्वेश्चन हो सके प्रीवियस ईयर का आए हुए किसी भी बुक को तुम फॉलो करते हैं, कहीं से क्वेश्चन करो टर्म से रिलेटेड, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी माइंड है, इफ़ यू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ माइंड, आई शुड गारंटी यू, मैं गारंटी कर सकता हूँ तुम्हें कि तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, सो लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।